हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आप सभी को जो है एस्टेट की तैयारी करवाई जाती है। और इसमें आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एस्टेट क्वेश्चन सीरीज। ये अभी तक हमने जो मैराथन सीरीज अपनी कवर करने लग रहे हैं, साथ साथ में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, इन सब का जो लिंक है ये नहीं देखिए तो वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मैराथन सीरीज हो गई, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं अपने जो टॉप क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू टेस्ट भी कहा जा सकता है। अब एमसीक्यू टेस्ट में आंसर भी मैं आपको बताऊंगी खुद ही, और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली है। मतलब क्या, मजे आपके ही हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको टाइम वगैरह यहाँ पर मैं नहीं दूंगी, आप वीडियो पॉज करें और अपने आंसर अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे सकती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस में आपको कौन से टॉपिक से आया है वो टॉपिक भी साथ साथ में कवर होगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन जो होगा वो तो कवर होने वाला है, साथ साथ में आपका जो वो पूरा का पूरा टॉपिक है जिससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी एक हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आपके लिए ये जो एस्टेट क्वेश्चन सीरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको अब अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है किस क्रांति से लिया गया है। तो क्रांति कौन सी है जिससे ये जो हमारे अवधारणा कही जा सकती है, सिद्धांत कहे जा सकते हैं, कौन सी क्रांति से लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमसे दिया गया है जापानी क्रांति, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है हमारा अमेरिकी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है रूसी क्रांति। तो फटाफट आप सभी क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा की बात है यहाँ पर। और आपको याद होगा कि इसी तरीके का एक सिद्धांत जो है हमें फ्रांसीसी क्रांति से भी मिला था। अब कुछ बच्चे गलत भी लगा सकते हैं जिसने फ्रांसीसी क्रांति कवर नहीं की होगी, और आपको पता है मैंने मैराथन सीरीज में फ्रांसीसी क्रांति अपनी ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। तो आपको मैराथन जो क्लासेज है आप ये मानिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं एस्टेट के लिए। देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे हमें जो है समानता का, ठीक है, समता भी कहा जाता है इसे, समता का, बंधुत्व का, ठीक, और साथ ही साथ आपका स्वतंत्रता का जो है, ये तीनों के तीनों जो सिद्धांत हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है ये सिद्धांत आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये सिद्धांत आपके लिए गए हैं रूसी क्रांति से। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करना है। रूसी क्रांति से आपको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा या सिद्धांत है वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं इसकी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रूसी क्रांति से आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का जो अवधारणा है वो ली गई है। रूसी क्रांति कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। रूसी क्रांति आपकी 1917 में स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रूसी क्रांति है ये रूसी साम्राज्य का जो क्षेत्र था, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का जो दौर है वो भी कहा जाता है रूसी क्रांति को। रूसी साम्राज्य स्थापित हो रखा था उसके लिए राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का दौर कहा जाता है। और ये जो रूसी साम्राज्य है वो कब पूरी तरीके से खत्म हुआ, 1917 में जाकर। और इसका नेतृत्व किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका, इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया व्लादिमीर लेनिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति, जैसे मैंने कहा फ्रांसीसी क्रांति से आपको आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी जो है, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है वो आपको फ्रांसीसी क्रांति से आपके मिले हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार। और अगर अभी तक आपने टॉपिक वाली वीडियो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे कवर कर लीजिए, और साथ साथ क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन से कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है, इसलिए आज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर कहूँ मैं हिस्ट्री की क्लास कही जा सकती है आपके लिए ये। ठीक है, आप देखो जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है,
अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारत ने जो मौलिक अधिकार लिया है, ये कॉन्सेप्ट जो लिया है मौलिक अधिकार का कि एक मौलिक अधिकार होना चाहिए देश में, और मौलिक अधिकार क्या होता है, इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है मौलिक अधिकार को। इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य के लिए जो बिल्कुल बेसिक नीड की जो चीजें होती हैं, यानी कि जो होना अति आवश्यक है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति जो है अपना वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जीवन यापन नहीं कर सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, और उनकी श्रेणी हमारी जो है कितनी डिसाइड की गई है, 6 जो है मौलिक अधिकार डिसाइड किए गए हैं। अब आप सभी मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से 6 अधिकार है, और एक जो 7वां आपका अधिकार था, 7वां संपत्ति का अधिकार, वो कब समाप्त हुआ मुझे ये भी बताइए, और साथ साथ में कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त किया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जो है अपनी मैराथन सीरीज में कवर करा है। अब देखो, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ये जो है इसकी अवधारणा कहाँ से आई है, ये जापान से आई है। तो यहाँ से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, जापानी क्रांति कब हुई थी ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने कहा है क्वेश्चन कहाँ से आया है, उसका लेना देना कहाँ कहाँ तक, यानी कि उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो 1868 से लेकर ये 69 तक रही है जापान क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति आपकी कब से लेकर कब तक रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है फ्रांसीसी क्रांति को लेकर। तो ये 1789 से 1999 तक रही है। और अमेरिकी क्रांति आपकी जो है 1775 से जो है आपकी 1783 तक रही है। तो ये चीजें आप अपनी कवर कर लीजिए। अब साथ साथ में नोट्स बनाना, ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करना है। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपका जो यूएनओ है, यूएनओ जो महासभा है, उसकी जो पहली बैठक है ये कब हुई थी, यूएनओ की महासभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जिनेवा दे रखा है, दूसरा यहाँ पर लंदन दे रखा है, तीसरा सैन फ्रांसिस्को दे रखा है, और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है न्यूयॉर्क। तो देखो, जो यूएनओ है उसका पूरा का पूरा नाम क्या है आपका, ये बार बार क्यों आ रहा है। देखिए, यूएनओ का आपका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब तो संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ इसका पूरा नाम था यूएनओ, और अब जो है इसे यूएन जो है ये भी लिखा जाता है। तो ये भी आपको बात जो अपनी ध्यान रखनी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये अभी मैं स्टार्टिंग में यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, पर हम जो है कॉपरेट करते हुए चलेंगे। तो देखिए, यूएनओ की जो महासभा है उसकी जो पहली बैठक है ये कौन सी उसमें हुई थी, ये लंदन में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लंदन। ठीक है, अब यूएनओ से संबंधित बाकी जानकारी जो है हम वो भी अपने जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफी जो इम्पोर्टेंट जो आपका कहा जा सकता है ये आपका जो टॉपिक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था, यूएनओ की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी, उसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है किसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र आपका किसको कहा जाता है, यूएनओ को कहा जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम देखने वाले थे कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, यूएन जिसे अब कहा जाता है, यूएनओ पहले कहा जाता था, ये आप इसे ध्यान रखिए। पर कई एग्जाम में अभी भी यूएनओ ही जो लिखकर पूछा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में आपको पता है कि इसके जो है 6 अंग हैं, ये ध्यान रखना है, 6 अंग है। और उसमें से भी जो सुरक्षा परिषद है अंग, वो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ सुरक्षा परिषद के बारे में। जो आपका सुरक्षा परिषद है उसमें क्या होते हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो स्थायी सदस्य हैं वो आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। और हर 2 साल के बाद, हर 2 ईयर्स के बाद जो है ये जो स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए, 5 स्थायी सदस्य आपको FRACE फ्रेज
या फिर रेस के आगे एफ लगा दो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो एफ से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ से आपका फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चीन और ई से आपका जो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो ये 5 स्थायी सदस्य जिसको क्या है वीटो पावर मिली हुई है, स्थायी सदस्यों को ही क्या मिलती है, वीटो पावर जो है स्थायी सदस्यों को ही मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने सुरक्षा परिषद का मोटा मोटा करके सारी चीजें यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये समझ में आएगा। दोबारा से मैं आपका यहाँ पर जो रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, जो यूएनओ है, जिसे यूएन कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र, और उसके 6 अंग हैं, और 6 अंग में से सबसे इंपॉर्टेंट अंग उसका सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद जो है उसमें स्थायी सदस्य भी होते हैं, अस्थायी सदस्य भी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं यानी कि जो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होते हैं, वो आपके टोटल कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। और जो चेंज होते हैं अस्थायी, कितने सालों में चेंज होते हैं, 2 सालों में चेंज होते हैं, ठीक है। वो कितने हैं नंबर उनके, 10, यानी कि 10 अस्थायी सदस्य होंगे सुरक्षा परिषद के अंदर। बात सिंपल है, ठीक है। हर 2 साल के बाद बदले जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, जो 5 स्थायी सदस्य थे उसे आप कैसे याद रखोगे, रेस के आगे एफ लगा दो, इससे याद रखना है। एफ से आपका फ्रांस, आर से आपका रूस, ए से आपका अमेरिका और सी से आपका चीन और ई से आपका जो है ब्रिटेन हो जाएगा, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कवर होता है। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। जो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, और इसका जो साप्ताहिक कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो 20 से लेकर 26 अक्टूबर के मध्य चलता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और फिर से आने लग गया। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र की जो पूर्ववर्ती संस्था किसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र से पहले जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद हमारा जो है वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था सेकंड, उसके बाद हमारा जो यूएन है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पर जो हमारा, और ये इसलिए हुई थी कि शांति कायम रहे पूरे विश्व में। जैसा दूसरा जो ये भयानक युद्ध हुआ था, विश्व का जो भयानक युद्ध हुआ था, ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा से क्रिएट ना हो, उसके लिए हमारा जो है ये संयुक्त राष्ट्र बना है। पर लीग ऑफ नेशन जो है इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो गई थी। आपको ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई थी। पर ये जो उद्देश्य पूरा करने के लिए लीग ऑफ नेशन बना था कि शांति कायम होनी चाहिए, युद्ध ना हो, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उस जैसा युद्ध दोबारा ना हो, बल्कि इससे भयानक युद्ध हुआ। वो कौन सा हुआ, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यानी कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जो आपका क्या है, आपका लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वो असफल रहा, तो उसका उत्तरदायी कहा जाता है किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तरदायी कहा जाता है, या फिर पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट डी रूजवेल्ट, ये अलग रहेगा यहाँ पर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, इनके द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है इस संस्था को। इसकी स्थापना मैंने पहले बता दी है 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। और इसी वजह से जो है हर साल जो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर कवर होती है। और आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कब जो है इसका सदस्य बना था भारत, तो इसके 6 दिन के बाद, यानी कि 24 को जो इसकी स्थापना हुई, इसके 6 दिन जो है 6 डेज के बाद जो है भारत बन गया था, यानी कि 30 अक्टूबर को भारत इसका जो है सदस्य बन गया था। सारी चीजें कवर होती है यहाँ पर। अब देखो, इसका जो अधिकार पत्र था, यानी कि जब इसका स्थापना हो रही थी संयुक्त राष्ट्र की, तो उस टाइम पर साइन होती है, तो उसी तरीके से अधिकार पत्र था, उस पर सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए कितने सदस्य देश जो है उसमें वहां पर थे उस टाइम पर 50 सदस्य देश थे, यानी कि 50 देशों ने इसके ऊपर क्या है साइन की थी। और जब जाकर जो है इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो 192 जो है 2006 में इसके जो है सदस्य रहे। वर्तमान में एक नया सदस्य ऐड हुआ है, इसका मतलब अब जो है टोटल इसके सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य हैं 193। और वो जो नया ऐड हुआ है वो दक्षिण सूडान है, आपको ध्यान रखना है। और ये हुआ था 11 जुलाई 2011,
11 जुलाई 2011 को ही ये जो है इसका सदस्य बना था। तो अब टोटल में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 193 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और महासभा के भी इतने ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें हुई हमारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि रूसी क्रांति के जो जनक है किनको माना जाता है, रूसी क्रांति के जनक। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन दे रखा है हिटलर दे रखा है, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर। दूसरा यहाँ पर हमारा लेनिन दे रखा है, तीसरा जॉर्ज वॉशिंगटन दे रखा है, और यहाँ पर फोर्थ हमारा है मैक्स मुलर। तो रूसी क्रांति के जो जनक है किसको माना जाता है? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, जो जनक है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जो है आपका नेतृत्व करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, नेतृत्व। तो नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस, जो रूसी क्रांति है उसका किया था लेनिन ने। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसको लेकर आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके अगले जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो 1914 में रूसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो 1914 में जो है रूसी साम्राज्य का हिस्सा कौन सा जो देश है वो नहीं था, ये यहाँ पर पूछा गया है। साम्राज्य नहीं था, देश नहीं, साम्राज्य नहीं था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लाटविया, तीसरा ऑप्शन यूक्रेन, और चौथा है रोमानिया। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? इसका जो ऑप्शन है आपका, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन आपका रोमानिया करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ वाला जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कवर करते हैं अपना। अगला यहाँ पर पूछा गया हमें वाटरलू की जो लड़ाई के दौरान जो फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि वाटरलू की जो लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे फ्रांसीसी सेना यानी कि जो फ्रांस है उसकी तरफ से उसका नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस का। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, अगर फ्रांसीसी क्रांति देख रखी है मेरी जो वीडियो मैंने आपको कवर करवाया था, फ्रांस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है हमें वेलिंगटन के नवाब, दूसरा यहाँ पर कॉर्नवाल के नवाब, तीसरा जो नेपोलियन के यहाँ पे बोनापार्ट या फिर नवाब भी कह सकते हैं, इसका पूरा नाम ही नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा ऑप्शन है स्कॉटलैंड के नवाब। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कौन है? ये हैं हमारे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए आपको याद होगा कि 1799 में इन्होंने क्या किया था, जो फ्रांस है उसमें जो डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया था और फिर खुद को क्या कर लिया था, खुद को काउंसिलर घोषित कर दिया था। स्टार्टिंग में इसने अपने आप को जो है सारी शक्ति नहीं दी, यानी कि स्टार्टिंग में इसने अपने आप को सम्राट नहीं बनाया, काउंसिलर बनाया। और उसके बाद जो है जो 1804 है उस ईस्वी में इसने क्या किया, उसमें इसने अपने आप को क्या कर लिया, सम्राट बना लिया था। आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है 1815 में जो है वाटरलू हुआ था, और 1815 किस वाटरलू में जो ये नेपोलियन बोनापार्ट है इसने क्या किया था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, और इसमें इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और किसने इसको हराया था? वेलिंगटन के जो नवाब है उसने जो है नेपोलियन को फ्रांस जो वाटरलू की जो लड़ाई थी 1815 की उसमें हरा दिया था। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी ले लेते हैं इस वाले की। तो देखिए नेपोलियन जो बोनापार्ट है ये कब से लेकर कब तक रहा है, आपको ध्यान रखना है। 1769 से लेकर आपका ये जो है 1821 तक इसने पूरा रखा है अपना। और जो इसने जो सम्राट भी बना था ये 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो बहुत सारे एक तरीके से कहा जा सकता है यूरोप को जीता भी था इसने। वाटरलू की जो एक तरीके से लड़ाई कही जा सकती है, वाटरलू की लड़ाई या वाटरलू का जो युद्ध है वाटरलू का, उसमें जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व भी जो है नेपोलियन ने किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो ये नेपोलियन के बारे में मैंने बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था वेलिंगटन के जो नवाब हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको हरा दिया था। नेपोलियन ने 1815 में जो है नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हराया गया था। ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वाटरलू की जो लड़ाई 1815 की हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा, और यहाँ पर हमसे पूछा गया 1789 से 90 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही ऑप्शन हमसे पूछा गया है। तो देखिए सही यहाँ पर पूछा गया है हमसे,
पहला ऑप्शन दे रखा है अत्याचार पर लोकतंत्र की जीत का संकेत दिया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सामंतवाद पर पूंजीवाद की जीत का संकेत दिया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूरोप में पारस्परिक रक्षा गठबंधनों के उदय के लिए योगदान दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ पर हमारा जो अत्याचार, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति जो है उससे रिलेटेड कौन सी बातें ठीक है, यहाँ पर हमसे ये चीज़ें पूछी गई है, वो भी एक टाइम लिमिट यहाँ पर हमें दिखा दी गई है कि इस टाइम लिमिट के बीच में हमें यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये फ्रांसीसी क्रांति कब से लेकर कब तक चली थी, ये भी ध्यान रखो। 1789 से आपकी ये जो है आपकी 1814 ईस्वी तक चली थी, जब तक जो है नेपोलियन ने जो है इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं इसका शासन किया था उस टाइम तक। ठीक, और लुई सोल्वे से स्टार्ट हुई थी ये, है ना। अब बताओ इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए अत्याचार पर जो लोकतंत्र की जीत है उसका जो संकेत है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रांसीसी क्रांति से मिलता है इस टाइम लिमिट के बीच में। पूंजीवाद की जो जीत है उसका भी संकेत मिलता है इसमें, पर यूरोप में जो पारस्परिक रक्षा गठबंधन का जो उदय हुआ है उसका इसमें नहीं मिलता है। तो हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। अभी आपको और बात अच्छे से समझ में आने वाली है जो नेक्स्ट स्लाइड देखने वाले हैं उसमें एक्सप्लेनेशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बार बार आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये स्लाइड हम सभी के सामने है, फ्रेंच क्रांति, ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो फ्रांसीसी क्रांति मैंने कहा था 1789 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 1790 के तक आपका जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो है नेपोलियन का राज स्टार्ट हो गया था। और फिर इसके बाद जो है इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। हमारा सामंतवाद का जो उन्मूलन है वो हुआ था, समानता का जो निर्माण है वो भी हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस ये काल हमें डिसाइड करके बताया गया इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखो जो फ्रांसीसी क्रांति को आमतौर पर अत्याचार के खिलाफ विद्रोह के उदाहरण के रूप में ही माना जाता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता होगा फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके 3 एस्टेट थी और जो सबसे निचले वाला जो एस्टेट था उसकी तो बहुत बुरी स्थिति थी और उस निचले वाले एस्टेट के भी 3 पार्ट थे। मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति के क्या इस तरीके से 1 2 3, ये वाला तो बहुत खुश था, ये भी बहुत खुश था उस शासन से, पर ये नीचे वाला जो है इसमें भी 3 जो लेवल है वो डिसाइड किए गए थे, 3 लेवलों में बांटा गया था। और इसका क्या था, इससे ही टैक्स लिया जाता था और टैक्स का यूज कौन करते थे? ऊपर के 2 जो एस्टेट थे। तो यानी कि दुखी कौन था? तीसरा था। और ये जो है एक तरीके से अत्याचार उन पर हो रहा था और टैक्स बढ़ाने की बात आ रही थी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो उस बीच में जो है उसको लेकर ही विद्रोह जो है किसने किया था? इस तीसरे एस्टेट ने ही किया था। आपको ध्यान रखना है, तीसरे एस्टेट ने किया था। तो ये हमने बता दिया। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था कि रक्षात्मक जो गठबंधन है, अब ये देखिए इस तीसरे वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर लिखा गया है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है ये। अब देखो रक्षा गठबंधन के उदय के लिए जो योगदान है यूरोप में वो कौन से संबंधित है, ये यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन था, है ना। तीसरा ऑप्शन था ये आपका। यस, अब देखो जो हमारा ये फ्रैंको अमेरिकन संधि जो हुई थी, आपको ध्यान रखना है फ्रैंको अमेरिकन संधि ये किस किस के बीच में हुई थी? ये फ्रांस के बीच में और जो अमेरिका है उसके बीच में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में हुई थी फ्रैंको अमेरिकन संधि। 1778 इसके अंदर हुई थी ये संधि। इसके ये जो संधि थी ये बेसिकली किस पर बेस्ड थी? ये थी रक्षात्मक गठबंधन, यानी कि रक्षात्मक गठबंधन बना था फ्रांस और अमेरिका का। ठीक, तो जो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के बीच जो गठित हुई थी, यानी कि अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था अमेरिका के अंदर, उसी टाइम पर जो है ये हुई थी। तो ये जो है ये इससे रिलेटेड है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, संगठनों और उनके मुख्यालयों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। यहाँ पर हमारा मुख्यालय और संगठन दे रखे, देखो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे सार्क कहा जाता है, इन्होंने बताया है सार्क कहाँ पर होता है। इन्होंने कहा है जो सार्क है वो आपका ढाका में होता है, पर सार्क ढाका में नहीं है, यानी कि उसका जो मुख्यालय है वो ढाका में नहीं है सार्क का।
कहाँ पर है उसका मुख्यालय काठमांडू में। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जिसे आसियान कहा जाता है, वो इन्होंने बताया है कि जो आसियान है वो कहाँ पर है, वो इन्होंने बताया बैंकॉक आसियान का एक सदस्य देश है, आपको ध्यान रखना है। पर जो जकार्ता वहां पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो आसियान का जो मुख्यालय है। तो ये ऑप्शन भी आपका जो हो गया इनकरेक्ट। अगला देखो, उत्तर जो यानी कि नाटो की फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इन्होंने कहा पेरिस। पेरिस में कहाँ है, इसका जो है बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम जो है वहां पर है। तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी कि सारे ही आपके इनकरेक्ट हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें संबंधों में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ जो नहीं है, ठीक है। तो नहीं ऑप्शन पूछा गया था, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर हम इस स्लाइड में सारी चीज समझ लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए, या कहूँ ये वीडियो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। अब देखो फटाफट से, यूएनओ जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और कब स्थापना हुई थी, 1945 में हुई थी। यूनिसेफ जो है वो भी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल में थी, और यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ है। अब देखो यूएनसीटीएडी, इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है व्यापार में विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। अब देखो WHO इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, यूएनओ भी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ भी इंपॉर्टेंट है। WHO जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से, तो आप इन्हें अच्छे से कवर करें। अब देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, सिंपल। अब देखो ILO है, उसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ICRC जो है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, और ये जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनका जिनेवा स्विट्जरलैंड है उसको स्पेशली याद करो, क्योंकि ये जो है कुछ अलग ऐसे हैं, क्योंकि जिनेवा स्विट्जरलैंड के जो है वहाँ पर मोस्टली जो इसके यूएनओ के जो भी ये संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। पर जो अलग हैं इनसे, उनके आप याद कर लो अच्छे से, और इनको एक साइड रख लो जिनके भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। WTO जिसे क्या कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, और 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब आगे देखो, यूनेस्को जो है वो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका जो मुख्यालय है, 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हाथ से लिखो, ठीक है। WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड है, 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WIPO जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाले। अब देखो IUS भी कई बार पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, जो यहाँ पर जो ये है इसकी भी स्थापना आपकी जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी 1947 में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी इसको रीड कर सकते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बस उद्देश्य ये है कि आपको एक जगह सारा मटेरियल जो है एक क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाए। IAEA जो है उसकी जो है वियना में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की, स्थापना नहीं हुई थी, मुख्यालय है इसका यहाँ पर। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ आपको साथ साथ। IMF जो है इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, USA, ओके। USA का जो वॉशिंगटन DC है उसमें है। और विश्व बैंक, WB विश्व बैंक इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये भी वॉशिंगटन DC USA में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। IMO ये लंदन में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ साथ बताया, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो है ये एक अंग है, उसका एक अंग भी है यूएनओ का। और ये हैग जो है नीदरलैंड, पूछा जाता है कई बार, हैग नीदरलैंड में जो है 1945 में हुई थी इसकी, ठीक है। नाटो जो है ये एक संगठन है, आपको पता होगा, और ये जो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ इस पर वीडियो बनाने, नया सेटअप करने के बाद।
बट देखते हैं जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो है 1949 में हुई इसकी स्थापना। अमेरिका का संगठन था, आपको ध्यान रखना है। जब जो क्या चल रहा था, दो ध्रुवों के बीच में जो है आपस में ताना जहां हो रहा था, यानी कि जो दो ध्रुवीय विश्व था उस टाइम पर नाटो जो है अमेरिका का था और वार्सा पैक्ट किसका था, सोवियत संघ का था। वार्सा पैक्ट वगैरह सब समाप्त हो रहा है, अब ये समाप्त हो चुका है सोवियत संघ के बाद। अब नाटो जो है, आपको ध्यान रखना है, नाटो जो है वो, ठीक है। और यहाँ पर देखो आगे सार्क, सार्क देखो, ये जो सार्क है ये काठमांडू में है। इसका ये पूछा गया था ना, नेपाल के काठमांडू में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दक्षिण एशिया के जितने मतलब जो मोस्टली देश हैं उनका एक सहयोग संगठन, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी एक स्लाइड इसकी ही बची हुई है और इसके बाद ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया बैटरी लो हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर ये आप सभी अपनी एग्जाम को देखकर याद कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है मैं करवा रही हूँ, करना तो सब कुछ ही चाहिए। ICCC जो है वो दुबई में है, आपको ध्यान रखना है, दुबई में। और ये और इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे यहाँ से, तो आपके जो एस्टेट को लेकर जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे कवर हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मैराथन सीरीज देखो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो रही है। और जो है इस वीडियो को आप जो है अपना ढेर सारा प्यार दो कि इसी तरीके से मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और इस सेटअप को मैं समझ लूँ। भगवान से यही आशा करूँ मैं जल्द से जल्द जो हूँ इसमें ढल जाऊँ कि आपके लिए मैं जो वीडियो के बीच में जो मुश्किलें आ रही हैं वो ना आए, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।